हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो चुका है और हम चैप्टर नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। वैसे तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा पीरियोडिक टेबल और उसकी हिस्ट्री, मतलब वो कैसे कैसे फॉर्म हुआ, और फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को। तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि आपका पीरियोडिक टेबल होता क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है एक बेसिक डेफिनेशन। क्या लिखा है? द पीरियोडिक टेबल इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट नोन एलिमेंट्स in form of a table in which elements are grouped together according to their physical और chemical property। तो आपका जो टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, जिसे हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी, ये एक व्यवस्था है एलिमेंट्स की, अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का, जिनको हमने अरेंज किया हुआ है उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ग्रुप में और उनके पीरियड्स में। आपको मालूम होगा जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वो होता है पीरियड्स, और जब आप आते हो टॉप टू बॉटम तो वो होता है ग्रुप। ये हम आगे पढ़ लेंगे। तो पीरियोडिक टेबल कुछ और नहीं बल्कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है इन फॉर्म ऑफ अ टेबल, जिसमें हमने उन एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। प्रॉपर्टीज चाहे केमिकल हो या फिजिकल हो, एक ही मतलब है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारी बुक्स में, वो कैसे बना। शुरुआत से ऐसा रहा नहीं होगा, वो धीरे धीरे क्या हुआ होगा, मॉडिफाई होते होते आज इस फॉर्म में आया होगा। लेकिन इससे पहले जब लोगों ने शुरुआत की होगी एक टेबल बनाने की, तो वहां पर क्या क्या चीजें हुई होंगी हम वो बात कर लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये कुछ और नहीं बल्कि हिस्ट्री अबाउट पीरियोडिक टेबल है। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले डोबेराइनर ने बात की थी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, वो टेबल फॉर्म में तो नहीं था, बट वो अपने आप में पहली तरह का क्या था, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट था। चलिए देखते हैं। डोबेरनियर अरेंज्ड सम एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic mass, and he observed that the average mass of first and third element is equal to or almost equal to atomic mass of second element। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डोबेरनियर ने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप लिया। अब ये एलिमेंट्स कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स थे, हर कोई को आप ग्रुप नहीं कर सकते, कुछ भी अपने मन से ले लिया ऐसा नहीं था। उन्होंने स्पेसिफिक एलिमेंट्स को चुना और उन्हीं को लेकर क्या किया, ग्रुप ऑफ 3 बना लिया, तीन का ग्रुप बना लिया। और जब उन्होंने उन 3 एलिमेंट्स को जमाया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में, तो वो ये पाते हैं कि पहले और तीसरे एलिमेंट के मास का जो एवरेज होगा, मीन होगा, वो सेकंड एलिमेंट के मास के या तो बराबर होगा या ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ऑलमोस्ट बराबर होगा। एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का मास 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39 होता है, 39 होता है। अब मैं लेता हूं एवरेज मास। मैं लिखता हूं एवरेज मास किसका, फर्स्ट और थर्ड का। मैं ले रहा हूं एवरेज मास किसका, फर्स्ट और थर्ड का। तो कितना आएगा, 7 + 39/2। ठीक है, यही तो होगा। दोनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 7 + 39/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 46/2, जो सॉल्व होके आएगा 23। और ये जो एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड आ रहा है ना, ये एग्जैक्टली इक्वल टू मास ऑफ सेकंड है। तो ये था डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड। इसमें ये बोला गया कि अगर आप जमाओगे ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो पहले और तीसरे के मास का जो एवरेज होगा वो सेकंड एलिमेंट के मास के इक्वल या ऑलमोस्ट। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ जो लिखा है सेकंड एग्जांपल, इसमें लिया हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। मास ऑफ क्लोरीन 35.5, मास ऑफ ब्रोमीन 80, मास ऑफ आयोडीन 127। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एवरेज मास, हम लेंगे एवरेज मास। अब एवरेज मास किसका लेंगे, हम लेंगे फर्स्ट का और थर्ड का। फर्स्ट का मास कितना है, फर्स्ट का मास 35.5 और थर्ड का मास कितना है, 127। अब लेना है एवरेज, लेना है मीन, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। अब ये सम कितना आएगा, तो यहाँ पे सम आएगा 162.5, फिर से 0.2 हो गया, डिवाइड कर दीजिए। 2 8 = 16, 2 1 =
81.25। तो यहाँ पर जो एवरेज मास आ रहा है वो कितना आ रहा है 81.25, और यहाँ पे मास कितना है 80। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आया था, एग्जैक्टली इक्वल आया था, और यहाँ पर वो ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है, आसपास ही है, बहुत डिफरेंस नहीं आया है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि अगर हम सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ 3, स्पेसिफिक एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ 3 में अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, तो फर्स्ट और थर्ड का जो मीन होगा, एवरेज होगा, वो सेकेंड एलिमेंट के मास के इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल होगा। अब जो इसके बाद सेकेंड लॉ प्रपोज किया गया था फॉर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, वो था डी शांकोर्ता प्रिंसिपल। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें डी शांकोर्ता ने अलग अलग एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनके एक हेलिकल पाथ में। अब आप लोगों ने देखा होगा स्क्रू थ्रेड है ना, वो एक गोल सा जो घूमते हुए नीचे आता है, तो ये मैंने ऐसा बनाया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा हेलिकल पाथ है ये। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऐसे किसी हेलिकल पाथ में, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, आपने देखा होगा जो सीढ़ियाँ भी ऐसी बनी होती है जो घुमावदार होती हैं, तो हमने सपोज करो ये ऐसे 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 ये लिया हुआ है हेलिकल पाथ। तो वो ये कहते हैं कि अगर हम किसी हेलिकल पाथ में डिफरेंट एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे, तो जो एलिमेंट्स प्रॉपर्टी सिमिलर वाले होंगे, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, प्रॉपर्टी केमिकल और प्रॉपर्टी फिजिकल, वो एक ही वर्टिकल लाइन में आते हैं। मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है हेलिकल पाथ, और मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी वो आते हैं सेम वर्टिकल लाइन पर। तो देखिए ये पांचों क्या हैं, एक के नीचे एक है, तो ये पांचों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिया एक एलिमेंट, तो नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, तो इन पांचों की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। ये कहा था डी शांकोर्ता ने। जैसे मान लीजिए यही वो हेलिकल पाथ है, अगर मान लो कोई एलिमेंट यहाँ पे आया, कोई दूसरा यहाँ पर आया, कोई दूसरा यहाँ पे आया, तो चूंकि ये दोनों ये तीनों सेम पोजीशन पर आ रहे हैं या एक ही वर्टिकल लाइन में आ रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो ये था डी शांकोर्ता प्रिंसिपल। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को। ये क्या होता है, तो सुनिए। Newland proposed that if elements are arranged in increasing order of atomic mass in a series, then every eighth element will resemble its properties with first element of the series, similar to musical notes सा रे गा मा पा धा नी सा। कहने का अर्थ ये है कि जैसे हम जो संगीत के सुर पढ़ते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सुर तो 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और जो 8वां है सा, वो तो पहला ही है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के जैसा बिहेव करता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स को एक सीरीज में, एक श्रेणी में जमाएं, तो सीरीज का हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के जैसे बिहेव करेगा, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ये रूल जो है, ये जो लॉ है, इसे कहा गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि ये संगीत के सुरों के जैसे प्रतीत हो रहा था कि वहां पर भी जो 8वां सुर होता है वो पहले सुर के जैसा होता है, पहला सुर ही होता है। वैसे यहाँ पर भी जो 8वां एलिमेंट होगा इस सीरीज में, वो पहले एलिमेंट के जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। याद रखना है कि इस टाइम पर नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है लिथियम नंबर 3 होता है, एटॉमिक नंबर 3 आपको मालूम है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आफ्टर फ्लोरीन अभी हम देखेंगे टेबल में, तो वहां पर नियॉन प्रेजेंट है, बट इस टाइम पर नियॉन की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। नोबल गैसेस जितने भी हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इनकी डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, तो उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आपका फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर क्या आ सकता है आपका ऑर्गन डिस्कवर नहीं हुआ था। फिर क्या आएगा आपका पोटेशियम और कैल्शियम, वो भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये पाया गया कि अगर आप काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7, सोडियम क्या है 8th एलिमेंट, और ये पाया गया प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम आर सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। तो आप देखेंगे कि ये 8वां है, प्रॉपर्टी क्या हो रही है, लिथियम से मैच कर रही है। जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, वो लिथियम से
मैच कर रही है। तो यही हो गया क्या, लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन सिमिलर वे अगर मैं बेरिलियम को फर्स्ट मान लूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीशियम होगा 8th एलिमेंट। अगर बेरिलियम को फर्स्ट मानूंगा तो मैग्नीशियम हो जाएगा 8th एलिमेंट। इसका मतलब मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज बेरिलियम से सिमिलर होंगी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैंने क्या किया, मैंने बोरॉन को फर्स्ट मान लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज होगी वो बोरॉन के सिमिलर होंगी। अगर हम कार्बन को फर्स्ट मान लें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलिकॉन होगा 8, तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज क्या होगी, आपके कार्बन के सिमिलर होंगी। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक के नीचे एक भी जमाया जा सकता है या जमा लिया गया होगा। तो अब हम उसको देखते हैं। तो जैसे आपका जो ये लिथियम था उसके नीचे क्या आएगा, सोडियम आ सकता है। जो बेरिलियम है नीचे में क्या आएगा आपका, मैग्नीशियम आ सकता है। जो बोरॉन है नीचे क्या आ सकता है, एल्यूमिनियम। कार्बन के नीचे क्या आ सकता है, सिलिकॉन। तो आप अगर देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो वहाँ पर भी लिथियम नीचे कौन है, सोडियम है। बेरिलियम नीचे कौन है, मैग्नीशियम है। बोरॉन के नीचे कौन है, एल्यूमिनियम है। कार्बन के नीचे कौन है, सिलिकॉन है, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। बट एक दिक्कत यहाँ पर ये आ गई कि ये रूल सिर्फ और सिर्फ लाइट एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, मतलब अप टू 20 था। 20 के बाद के एलिमेंट्स में ये रूल फॉलो नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये किसके लिए था, लाइट एलिमेंट्स के लिए। अप टू कैल्शियम, अप टू एटॉमिक नंबर 20 तक था ये, उसके आगे फिर ये रूल फॉलो नहीं हो पाया। खैर, अब इसको पढ़ लेने के बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा लोथर मेयर कर्व। तो हुआ ये था कि लोथर मेयर साहब ने एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम के बीच एक कर्व, एक ग्राफ प्लॉट किया था जिसको हम लोथर मेयर कर्व कहते हैं। और इस कर्व के बेसिस पर उन्होंने ये कहा था कि एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स वुड बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एटॉमिक वॉल्यूम है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है, उसका पीरियोडिक फंक्शन है। यहाँ पर जो ये वर्ड आया है पीरियोडिक फंक्शन, मैं इसे समझाऊंगा। उससे पहले आप कर्व देख लीजिए। तो कर्व एग्जैक्टली आप देख सकते हैं बुक से, मैं रफ वे में बना रहा हूं। तो हुआ यूं था कि कुछ ऐसे आपको पीक्स, ये जो ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा। तो वहाँ पे कुछ पीक थे और फिर यहाँ पर चीज़ें और भी थी। तो जैसे सपोज करिए जो एलिमेंट पीक पर थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। मतलब अगर एलिमेंट सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। जैसे यहाँ पर था लिथियम, यहाँ पर था सोडियम, यहाँ था पोटेशियम, यहाँ था रुबिडियम। आप ये भी कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर आ गया, मान लीजिए आपका फ्लोरीन, यहाँ मान लीजिए आपका क्लोरीन आ गया, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए ब्रोमीन आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को कि अगर आपके एलिमेंट्स की पोजीशन सेम होगी तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। कौन सी प्रॉपर्टी, एटॉमिक वॉल्यूम सेम होगा। तो याद रखना है कि लोथर मेयर ने ये देखा कि ऐसे एलिमेंट्स जो सेम पोजीशन पे आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। और इस बेसिस पर वो ये कहते हैं द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पीरियोडिक का मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब क्या है, उसे समझते हैं। फंक्शन का मतलब ये होता है जो किसी चीज़ पर डिपेंड करे। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ y = 2x। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा हुआ है y = 2x। इसका अर्थ ये हुआ कि वैल्यू ऑफ y विल डिपेंड अपॉन x। अगर x 0 है तो y 0 होगा, अगर x 1 है तो y 2 होगा, अगर x 3 है तो y 6 होगा। मतलब y की जो भी वैल्यू होगी वो x पर डिपेंड कर रही है, x से मिल रही है। तो y क्या है, y हमारा फंक्शन ऑफ x है। आप ये पढ़े होंगे मैथ्स में। तो फंक्शन क्या हुआ कि अगर किसी चीज़ की प्रॉपर्टी आपकी दूसरे
क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो हम इसको उसका फंक्शन कहते हैं। जैसे y की वैल्यूज x पर डिपेंड कर रही है, इसलिए y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। अब पीरियोडिक मतलब क्या होता है, तो जब कोई चीज़, जब कोई भी प्रॉपर्टी रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज या डिक्रीज होगी, किसी भी एलिमेंट के लिए कोई भी प्रॉपर्टी अगर रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, तब हम उसे कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं कि लिथियम यहाँ पर है, अब ये डिक्रीज हो रही है प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है कहाँ तक, सोडियम तक। सोडियम के बाद आप खुद देखिए एटॉमिक वॉल्यूम फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद आप देखें ये फिर से इंक्रीज हो रहा है कहाँ तक, पोटेशियम तक, और पोटेशियम के बाद ये फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। मतलब एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो ये था आपका लोथरमियर कर्व जो हमने अभी डिस्कस किया। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो याद रखिएगा कि मेंडलीव साहब ने सबसे पहले अपना पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया था। वो ये कहते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब कोई भी एलिमेंट हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ही उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन हैं। मतलब वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं और या तो ये एटॉमिक मास में इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। आपको हमने पहले ही बता चुका है कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो सीक्वेंस के साथ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के साथ या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। और फंक्शन मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो हम पहली क्वांटिटी को दूसरे का फंक्शन कहते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 2x में y x का फंक्शन है। अब याद रखिएगा कि ये जो लॉ प्रपोज किया था मेंडलीव ने, इसको हम मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अब क्या हुआ कि मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इन फॉर्म ऑफ अ टेबल विच इज नोन एज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और जब ये अरेंजमेंट हुआ तो उनको हॉरिजॉन्टल रोज भी मिली और वर्टिकल कॉलम्स भी मिले। कहने का मतलब ये है कि उनको एक टेबल टाइप का स्ट्रक्चर मिला जिसे कहा गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। याद रखना है इस पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज थी लेफ्ट टू राइट, उन्हें कहा गया पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स थे मतलब ऊपर से नीचे, उन्हें कहा गया ग्रुप। और इनकी पीरियोडिक टेबल में जो ये पीरियड्स हैं लेफ्ट टू राइट ऐसे 7 थे और जो ग्रुप हैं वो टॉप टू बॉटम थे ऐसे 8 थे। अब याद रखना है कि शुरू में जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल थी उसमें सिर्फ 8 ग्रुप्स थे, लेकिन बाद में हमने जब उन्होंने मॉडिफाई किया आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस तो उन्होंने एक और कॉलम ऐड कर दिया, एक और ग्रुप ऐड कर दिया जिसे कहा गया 0 ग्रुप, और जिसमें प्रेजेंट थे सारे नोबल गैसेस। वैसे याद रखना है कि इनके पास जो ये 8 ग्रुप्स थे ना, हर ग्रुप में, जैसे सपोज ये ग्रुप नंबर 1 है तो इसके 2 सब ग्रुप थे, इसको 1 नहीं वहां पर फर्स्ट कहा गया, ठीक है। सपोज ये क्या है, ग्रुप फर्स्ट है तो इसके क्या होंगे, 2 सब ग्रुप होंगे, तो वो था फर्स्ट ए और होगा फर्स्ट बी। ऐसे ही क्या होगा, आपके पास ग्रुप नंबर सेकंड होगा, सेकंड ग्रुप होगा, उसके भी 2 सब ग्रुप होंगे जिसे सेकंड ए और सेकंड बी कहा जाएगा। तो 1 से लेकर 7 तक जो ग्रुप थे हर किसी के 2-2 सब ग्रुप थे, लेकिन जो ग्रुप नंबर 8 था, 8 ग्रुप, वहाँ पर कोई सब ग्रुप नहीं था, बट उसमें हर एक जगह पर 3-3 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे जिनको मैं भी बना के आपको दिखा दूंगा। तो अब हम पढ़ते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जैसा बताया गया था कि इस पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो ग्रुप्स होंगे वो 8 होते हैं, जिसमें हमने 0 ग्रुप को बाद में ऐड किया था आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। और इस टेबल में 6 पीरियड्स होते हैं। तो अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर ये पीरियड और ग्रुप दोनों ही बना दिए गए हैं। अगर आपको ये प्रॉपर विजिबल हो तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पीरियड्स हैं, और यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
4th 5th 6th 7th 8th है, और वो 0 ग्रुप जो हमने बाद में ऐड किया होगा। मैंने आपको पहले ही मेंशन कर चुका है इस वीडियो में कि यहाँ पर जो हर ग्रुप है उसके 2 सब ग्रुप भी हैं, जैसे 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th इवन 7th, इन सातों में सब ग्रुप होंगे। जैसे देखिए ये 6th A और B है, ये 5th A B है, ये 4th A B है। लेकिन जो 8th ग्रुप है उसमें A और B सब ग्रुप नहीं होते, बल्कि वहाँ पर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे बाकियों में जहाँ पे सब ग्रुप्स हैं तो उनमें A में कुछ एलिमेंट्स होंगे और B में कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो याद रखना है कि यहाँ पर जो ये ड्रॉ किया हुआ है ये आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। आप इसे प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा, आपको जो टेबल है कुछ ऐसा ही नज़र आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने जो अरेंजमेंट किया हुआ है वो क्या क्या है। यहाँ पर है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन सब सीक्वेंस में जमे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो H है, Li है, K, Rb, Cs है, ये फर्स्ट A के एलिमेंट्स हैं। फिर सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो है ये आपके फर्स्ट B के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये पूरा अरेंजमेंट था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं। हम बातें कर लेते हैं इस पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट डिफेक्ट्स की। मतलब इस टेबल में अगर डिफेक्ट्स होंगे तो वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे जो पहला डिफेक्ट है, फर्स्ट डिफेक्ट है, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको याद रखना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन जो है वो सिमिलर टू अल्कली मेटल्स है, इवन सिमिलर टू कार्बन ग्रुप है, और वो आपके हेलोजन से भी मैच करती हैं। तो हमें हाइड्रोजन को कहाँ पुट करना चाहिए, इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर से नहीं मिल पाया, और यहाँ पे हमने H को तो यहाँ पुट कर दिया है, तो इसको हम 1-2 जगह और पुट कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट डिफेक्ट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब याद रखना है जो सेकंड डिफेक्ट है वो ये है कि यहाँ पर जो बेसिस ऑफ अरेंजमेंट है वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बट फिर भी कई जगह ऐसा हुआ कि लाइट एलिमेंट को पहले रखा गया है, सॉरी हैवी एलिमेंट्स को पहले रखा गया है और लाइट एलिमेंट को बाद में रखा गया है। कहने का अर्थ इतना सा है कि जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे हो तो पहले आएगा लाइट एलिमेंट, फिर आएगा हैवी एलिमेंट। लेकिन 1-2 जगह ऐसी थी जहाँ पर लाइट एलिमेंट बाद में आया और हैवी एलिमेंट पहले आया। जैसे याद रखिए कि ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम, इसका मास होता है 39। इसका मास कितना है 39। पोटेशियम से पहले पुट किया गया था नोबल गैस में ऑर्गन को। याद रखना है, आपको याद भी होगा कि ऑर्गन आता है और उसके बाद आता है पोटेशियम। तो जो ऑर्गन है उसका मास होता है 40। तो आप खुद देखिए कि ऑर्गन हैवी एलिमेंट है और आपका पोटेशियम लाइट एलिमेंट है। होना ये चाहिए था कि लाइट एलिमेंट को पहले आना चाहिए था और हैवी एलिमेंट को बाद में आना चाहिए था। बट यहाँ पर क्या हुआ, हैवी एलिमेंट को पहले पुट किया गया है, लाइट एलिमेंट को बाद में पुट किया गया है। तो ये भी क्या है, डिफेक्ट है। ठीक, अब जो नेक्स्ट डिफेक्ट है वो ये हो सकता है कि आप देखें कि इस फर्स्ट ग्रुप में जो हाइड्रोजन है, लिथियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम है, लेकिन जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है इनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे डिफरेंट है। तो हुआ यूँ कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं उन्हें साथ ना रखकर डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को साथ रख दिया गया। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर से मैच नहीं करती है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोटेशियम मैच करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रुबिडियम से। तो आपने क्या किया, पोटेशियम के साथ कॉपर पुट कर दिया, जो साथ में नहीं रखना चाहिए था क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं हैं। इन सिमिलर वे जो कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे आयरन से, कोबाल्ट से, निकल से, रुबिडियम से, पैलेडियम से मैच करती है। तो इनको और इनको अलग अलग पुट किया गया, ये भी एक तरह का डिफेक्ट है। मतलब याद रखना है, फर्स्ट डिफेक्ट क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड डिफेक्ट क्या था, सेकेंड डिफेक्ट था आपका कि हैवी एलिमेंट्स को पहले पुट किया गया और लाइट को बाद में पुट कर दिया गया, जबकि होना इसका अपोजिट चाहिए था। ये हर जगह नहीं है, एक आध जगह पर ही एरर है। थर्ड पॉइंट क्या था कि जो एलिमेंट्स सिमिलर नहीं हैं, प्रॉपर्टीज सेम नहीं हैं, उन्हें साथ में पुट कर दिया गया। जैसे देखिए पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, सिल्वर प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, बट ये एक ही ग्रुप में है, ग्रुप फर्स्ट में है। तो ये एक चीज़ हो गई कि सिमिलर डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को साथ में पुट कर दिया गया। इसके बाद जो फोर्थ बना डिफेक्ट
डिफेक्ट वो ये था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉपर सिल्वर गोल्ड जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ निकल पैलेडियम से मैच करेगी, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम हैं बट इनको अलग अलग ग्रुप में पुट कर दिया गया है, ये भी एक डिफेक्ट हो गया। 4 हो गए। 5वां डिफेक्ट जो है वो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आपको पहले पढ़ाया जा चुका है कि आइसोटोप्स आर दोज एटॉमिक स्पीशीज विच विल हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब सुन लीजिए, आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। अगर मेरे पास आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हो तो वो 3 होंगे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। एक का मास 1 होगा, दूसरे का मास 2 होगा, तीसरे का मास 3 होगा। इनके मास अलग अलग हैं। अगर इनके मास अलग अलग हैं तो इस टेबल में उनको पोजीशन भी अलग अलग मिलनी चाहिए थी। मतलब हाइड्रोजन की जो पोजीशन 1 है ना, वो 1 ना होकर 3 होनी चाहिए थी। प्रोटियम एक पोजीशन पर, ड्यूट्रियम अगली पोजीशन पर, ट्रिटियम अगली पोजीशन पर। किंतु यहाँ पर आइसोटोप्स को स्थान नहीं दिया गया, यहाँ पर उन्होंने किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप नहीं लिया। ये भी एक डिफेक्ट हो गया, क्योंकि आइसोटोप का मास अलग होता है। मास अलग होने से उनको यहाँ पे अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये भी एक डिफेक्ट हो गया। हमने 5 डिफेक्ट डिस्कस कर लिए हैं। पहला डिफेक्ट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा डिफेक्ट था कि लाइट एलिमेंट बाद में है, जैसे पोटेशियम, हैवी एलिमेंट ऑर्गन पहले आ गया, ये भी डिफेक्ट है। तीसरा जो डिफेक्ट था वो था कि डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को साथ रखा गया। चौथा डिफेक्ट ये था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को अलग अलग रखा गया। ये हो गया 4 डिफेक्ट। और 5वां डिफेक्ट था कि आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशन नहीं दी गई।